हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे इंडिया एट 100 रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट का नाम था कम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया अब अपने अमृत काल में पहुंच गया है जो टिल 2047 चलेगा। जो ये 25 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड है जिसको हमने अमृत काल बोला है, इसमें हमारा विजन कैसा होगा, तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई थी जो निकाली गई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर और इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के कोलैबोरेशन में। अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इकोनॉमिक एडवाइस देती है मेनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेसिफिकली टू द प्राइम मिनिस्टर। करेंटली हम बात करते हैं तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इंडिया कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई है अंडर इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस इनिशिएटिव, जो एक मल्टी ईयर एफर्ट है टुवर्ड्स एनहांसिंग प्रॉस्पेरिटी एंड ईज ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन्स। द इनिशिएटिव कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन द EACPM, इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस, जो हेड की गई थी 3 लोगों के द्वारा जिनका नाम था डॉक्टर अमित कपूर, प्रोफेसर माइकल पोर्टर और डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से थे। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप की, इसमें है क्या। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया को अगर 2047 तक हाई इनकम कंट्री बनना है तो इसे एक सस्टेनेबल और एक कंटिन्यूस ग्रोथ दिखानी पड़ेगी जो होनी चाहिए 7 to 7.5% के बीच में। अगर हम इस ग्रोथ रेट पे चले तो इंडिया 2047 में $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। इस रोड मैप में, इस रिपोर्ट में ये बेस्ड ऑन थी एक कॉम्पिटिटिवनेस फ्रेमवर्क जिसको माइकल ई पोर्टर ने बनाया था। इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक आइडिया आगे किया गया था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइवर बनेगी। इसमें ये एम्फसाइज किया गया कि फर्म्स हैज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव और इंडिविजुअल जो है हमारे सिटीजन्स है उनको अपना कंट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जनरेशन में बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी दी जो कि सेक्टर स्पेसिफिक भी थी और रीजन स्पेसिफिक भी थी, और उस पे इन्होंने दिया था 4S प्रिंसिपल जो हमें मदद करता हमारे टारगेट को अचीव करना। यानी हमें जो $26 ट्रिलियन इकोनॉमी को का टारगेट अचीव करना है उसके लिए इन्होंने एक 4S प्रिंसिपल दिया था। अब हम बात करते हैं 4S प्रिंसिपल है क्या। 4S प्रिंसिपल में हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसमें पहला है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ये कहना चाह रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो। सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ये है सोशल प्रोस्पेरिटी। सोशल प्रोस्पेरिटी में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और हमारा सोशल डेवलपमेंट है ये पैरेलली चलना चाहिए और इट शुड नॉट कोइंसिडेंट ईच अदर, इट शुड गो बाय वन ऑन वन, पैरेलली मूव टुगेदर। थर्ड प्रिंसिपल इसमें है सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी। सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी में ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हमें करनी है पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करना है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड मूव ऑन विथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसके लिए हम ग्रीन ग्रोथ पे ध्यान देंगे, इसके लिए हम सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब ग्रो करें तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्रो करें। और इसका आखिरी प्रिंसिपल जो हमें दिया गया था वो था सॉलिड प्रोस्पेरिटी। सॉलिड प्रोस्पेरिटी ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है, इट शुड बी रेजिलिएंट टू शॉक्स। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल शॉक आता है तो हमारी एबिलिटी जो है रिकवर होने की वो जल्दी हो और अच्छी हो। जैसे एक्सटर्नल शॉक अगर हम बात करते हैं, कोविड-19 आया, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो इन ऐसे एक्सटर्नैलिटीज़ के समय भी हमारी इकोनॉमी कितने अच्छे से ग्रो करेगी, इस पे हमको ध्यान देना है और इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए। अब बात करते हैं कि ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहली चीज़ कि ये एक आपको स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देती है
हमें स्ट्रेटेजी मिलती है कि हमें अगले 25 साल में हमें एक लेवल पे पहुंचना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गोल्स। तो ये एम्फसाइज करती है कि हमारी कंट्री को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और इंडिविजुअल को, जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल्स को, आम आदमी को हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उसी के लिए इन्होंने बताया है कि जो फर्म्स है उनका भी एक रोल है कि फर्म्स को competitiveness अप्रोच लाना पड़ेगा। दे हैव टू बी competitive among each other। और उसके बाद इस रिपोर्ट का एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये जो है हमें डायरेक्ट देती है, डायरेक्शन दे रही है कि हमें हाई इनकम कंट्री बनना है। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया करेंटली इज़ अ लो मिडिल इनकम कंट्री। हमारी जीडीपी पर कैपिटा जो है, नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, वो 1900 है। और हमें अगर हाई इनकम कंट्री बनना है तो हमें कम से कम वो 12,000 पर डॉलर्स पर कैपिटा जाना पड़ेगा। तो वो जाने के लिए हमें ये एक रोड मैप दे रही है। उसके बाद ऑल्सो प्रोवाइड्स अ जॉइंट एफर्ट फॉर ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉइंट एफर्ट का मतलब हुआ कि इंडिया का जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री है वो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। किसकी मदद से? गवर्नमेंट पॉलिसी की मदद से भी और एंटरप्राइजेस और मार्केट की स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग की वजह से भी। अगर ये साथ में चलेगी तो हमें जॉइंट एफर्ट होगा ग्रोथ की तरफ, हमारी कंट्री और अच्छे से ग्रो करेगी। और जैसा एक आखिरी और एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ईज ऑफ लिविंग हमें बढ़ाना है और बिजनेस मॉडल्स, हमारे बिजनेस जो होने चाहिए वो स्ट्रांग होंगे। अभी हमने जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। स्टार्टअप को प्रमोट करते करते जब ये कल को यही स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनेंगे और यही स्टार्टअप हमारी कंट्री को बेनिफिट करेंगे, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हमने तो ये जान लिया कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है, पर हमारे कंट्री के सिचुएशंस में और कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो चैलेंजेस तो आना पक्का है। तो सबसे पहले चैलेंज अगर आप देखिए तो इनको आपने अभी के टाइम पे फील भी किया होगा। इनकम इनइक्वालिटी या इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी अभी का बहुत बड़ा इशू है हमारे कंट्री में। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी उसका ये कहना था कि टॉप 1% ऑफ द जो पीपल है ऑफ अ कंट्री, दे आर अक्वायरिंग अराउंड 22% ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, वेयर जो बॉटम 50% है इनकम वाइज, दे आर होल्डिंग ओनली 13%। तो देर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स इज वेरी लो, यानी एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ अ बिग इशू फॉर अ कंट्री। और यहीं से अगर हम देखें तो ये डराइव होता है जॉबलेस ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद अब एक्सटर्नल फैक्टर भी अगर हम देखते हैं तो इसमें ग्लोबल चैलेंजेस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया, बाहर से आया, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो दीज आर प्रॉब्लम्स। ये सब क्या करती है? ये डिसरप्शन क्रिएट कर रही है सप्लाई चेन में। फिर उसी से वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, यूरोजोन इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ये एक ग्लोबल चैलेंजेस जो है ये भी आज के टाइम पे, सिंस इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब अगर हम देखते हैं तो आगे क्या करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने प्रॉब्लम्स तो जान लिए बट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करना है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी को हमें कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा एमएसएमईज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जैसा हम जानते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज, क्योंकि इनके पास कैपिटल कम होता है, दे यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस हायर मोर लेबर। तो उसकी वजह से ये जो एमएसएमईज है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकती है। उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे और इजी क्रेडिट फैसिलिटी भी हमें एमएसएमईज को देनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन में अगर आप देखें तो इंडिया जो है करेंटली 3% जीडीपी का
इन्वेस्ट करता है ऑन एजुकेशन, वेयरएज़ अगर आप ब्रिक्स जैसे कंट्रीज़ का भी एवरेज देखें, तो वो 4.7% है। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अगर आप बात करते हैं साउथ कोरिया की, जो एक एडवांस्ड कंट्री है, वो इन्वेस्ट करता है अराउंड 4.8%। तो ये बहुत कम है और हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम हेल्थ की भी बात करते हैं, तो हेल्थ में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 2.1% ऑफ जीडीपी, और वहीं ब्रिक्स का एवरेज उसमें 7.5% का हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा, और इसमें मोर प्रमोशन करनी पड़ेगी, हमें मोर एनकरेज करना पड़ेगा किसकी तरफ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिसर्च होगा, न्यू न्यू टेक्निक्स आएगी, मोर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स आएगी, जिससे हमारा ग्रोथ और बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का। ये तो हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ी कैपेसिटी रखता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो हमारी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बढ़ाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें, हाँ, मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो इस बार के बजट की, तो इस बार के बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, वो 33% बढ़ा दिया गया था टू रुपीज 10 लाख करोड़। तो काम तो चल रहा है, बट अभी भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये एक स्मॉल स्टेप है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि आपकी कंट्री इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट में, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो आया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल इकोसिस्टम से हमें यूथ को जो हम बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि आपको यूथ एक रिसोर्स है, आपको उस रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको उन्हें स्किल्स देनी पड़ेगी, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने से हो सकती है, या इंक्रीजिंग जो इस बार बजट में भी हुआ है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्च्युनिटीज़, जो हमें बढ़ाते रहनी पड़ेगी, ताकि मोर स्किल्ड एम्पावर्ड यूथ आए, जो हमारे कंट्री को और ग्रोथ दे सके।